गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैपिंग कराई जा रही है आपको, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है मैपिंग भारत भूगोल को बेहतर तरीके से समझने के लिए, प्लस भूगोल को भी अच्छे तरीके से समझने के लिए। क्योंकि आप कोई भी पेपर देंगे, अगर 10 क्वेश्चन भूगोल से आ रहे हैं तो उसमें से मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन भारत भूगोल से आते हैं। तो भारत भूगोल बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो उसके लिए आपको मैपिंग आनी बहुत ज़रूरी है कि भारत में किस राज्य, कौन सा राज्य किधर है, प्लस उस राज्य के प्रमुख शहर। तभी आप उन भारत के संस्थानों को याद कर पाओगे। पहले शहर तो जानो वो कहाँ पर हैं। तो इसीलिए हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। तो चलिए, ये बुक होगी आपके पास, ये मानकर हम शुरू कर रहे हैं। आज ओडिशा को शुरू करेंगे और ओडिशा आपको मिलेगा पृष्ठ 19 पर। तो पृष्ठ 19 ओपन करिए और चलिए मैपिंग शुरू करते हैं। मैप आप ओपन कर लिए होंगे, और उड़ीसा को मैपिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आप ढूंढ लीजिए, तब तक मैप में मैं कुछ जानकारी बताता हूँ आपके मैप में भुवनेश्वर कहाँ है, क्योंकि जो मैपिंग करनी है भुवनेश्वर से ही करनी है। तो राजधानी भुवनेश्वर है, और इसकी जो जनसंख्या है उड़ीसा की वो लगभग 2011 जनगणना के अनुसार 4,19,74,218 है। मान के चलो 4,19,00,000 है, याद रखो ये। और इस 4,19,00,000 में लगभग 2,12,00,000 पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। तो एक प्रकार से आप देखो तो पुरुष यहाँ भी ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। अगर साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा यहाँ की साक्षरता है। यहाँ की जो साक्षरता है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.67, जबकि यहाँ की साक्षरता है 72.87। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर साक्षरता उत्तर प्रदेश की तुलना में ज़्यादा है, याद रखना। और यहाँ पर अगर विधायिका देखें तो अभी तक केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं। एक तो जानते हो ना, जैसे कि पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा तेलंगाना, छठवां आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में द्विसदनीय की व्यवस्था है, मतलब विधानसभा विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं। बाकी हर जगह पर एक सदनात्मक है, तो यहाँ भी एक सदनात्मक है, या इसको जानते रहेगा। चलिए फिर अब मैपिंग शुरू करते हैं। चलिए मैपिंग शुरू करते हैं। बहुत बड़ा लंबा वीडियो आज का नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और जो भी हैं काम की हैं तो उसको थोड़ा सा कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें उड़ीसा को कवर करना है तो हमें उसकी राजधानी पर चलना होगा। पहली बात तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि उड़ीसा किससे किससे घिरा हुआ है। सबसे पहले आप बाएं तरफ देखो तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, मिला। पूरा छत्तीसगढ़ कवर कर रखा है बाएं तरफ से। और नीचे जाओगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। नीचे से आंध्र प्रदेश ने कवर कर रखा है उड़ीसा को, मतलब नीचे आंध्र प्रदेश से इधर छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिख रहा है आपको। और ऊपर जाओगे तो आपको झारखंड मिलेगा, मिला। और बगल से ही पश्चिम बंगाल भी है। इसका मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों ने कवर कर रखा है उड़ीसा को। इस तरीके से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है उड़ीसा। ये बात तो क्लियर है। और बाकी एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी है, आपको दिख ही रहा है, पूरा हरा हरा नीला नीला दिख रहा है, पूरा बंगाल खाड़ी बड़ा सा लिखा गया है। ठीक है, अब मैपिंग शुरू करते हैं। मैपिंग के लिए जो तरीका बताया गया है कि सबसे पहले आपको मैपिंग के लिए सबसे पहले चलना पड़ेगा उस राज्य की राजधानी में जिसकी मैपिंग करना है। तो हमें मैपिंग करना है उड़ीसा का, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में चलेंगे और भुवनेश्वर से मैपिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भुवनेश्वर को ही अच्छे से जान लें। तो भुवनेश्वर के बारे में जो विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जनरली वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते रहते हैं, लेकिन जो लोग नए बच्चे तैयारी करते हैं उनको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं रहती। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ भुवनेश्वर के बारे में। भुवनेश्वर की अगर बात करें तो आपको लिंगराज का मंदिर यहाँ मिलेगा। लिंगराज मतलब भगवान शिव का मंदिर भुवनेश्वर में, पहली विशेषता। दूसरा, यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है भुवनेश्वर में। उस उत्सव का नाम है एकाग्रोत्सव, जानते रहेगा। और यहाँ पर नंदन कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है भुवनेश्वर में। नंदन कानन है ना, पढ़ते हो, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य तो भुवनेश्वर में है, उससे 15-20 किलोमीटर के आसपास में है। और चिड़ियाघर बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पर एक जनजाति म्यूजियम बनाया गया है, मतलब जनजातियों के लिए म्यूजियम बनाया गया है। जनजातियों के विकास, रहन सहन, हर चीज़ को उस म्यूजियम में रखा गया है। तो जनजाति म्यूजियम भी है भुवनेश्वर में। इसके अलावा भुवनेश्वर में उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं हैं, बहुत प्राचीन कालिक गुफाएं हैं। उन गुफाओं का नाम है उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं। तो कहाँ हैं? भुवनेश्वर में। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी भुवनेश्वर के बारे में। और पहली दूसरी बात तो भुवनेश्वर राजधानी है, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
तो भुवनेश्वर के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप भुवनेश्वर के जस्ट नीचे देखो तो आपको मिलेगा कोणार्क। मिला मैप में? मैप जहाँ भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के नीचे देखो आप कोणार्क मिलेगा। कोणार्क जहाँ वहाँ झंडा छपा हुआ है, फ्लैग है ना, तो झंडे जहाँ भी लगे रहे समझ लो कोई धार्मिक चीज़ जरूर है वहाँ पर। तो कोणार्क मिला आपको। अब कोणार्क क्यों मशहूर है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है नरसिंह वर्मा ने बनवाया था, आप पढ़े होंगे इतिहास में, बहुत मशहूर है, विश्व में मशहूर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो याद रखना, यहाँ पर भगवान सूर्य को समर्पित सूर्य मंदिर है और ये भारत का पहला मंदिर है जिसे पूरी तरह से सौरीकरण मतलब सौर प्लेटों से बनाया, सौरीकरण करने के लिए सौर प्लेट लगाई गई हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आप कोणार्क के जस्ट बगल में देखो, आप भुवनेश्वर के नीचे कोणार्क मिला है ना, एकदम बॉर्डर पे है, बंगाल खाड़ी के बॉर्डर पर है। और कोणार्क के जस्ट बगल में आपको पुरी मिलेगा। पुरी उड़ीसा में, ये तो जानते हो ना। और पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जानते हो आप। जगन्नाथ मतलब विष्णु जी, उनका मंदिर है। और जगन्नाथ की वहाँ झांकी निकलती है, ये भी आप जानते हो। पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की झांकी भी तो निकलती है। ये भी नीचे आपको पुरी मिलेगा। भुवनेश्वर के नीचे पुरी है, जिला है, उसी में पुरी में ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है और वहाँ पर झांकी भी निकाली जाती है। इतना क्लियर है? ठीक है, ये दो तीन चीज़ें बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और नीचे आइए, पुरी के थोड़ा सा बाएं आएंगे तो आपको वही एक झील मिलेगी, उसका नाम है चिल्का झील। ध्यान से देखें, पानी अंदर गया हुआ है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पैक है। तो ये भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है, याद रखना, सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये लैगून झीलें हैं। लैगून झील ऐसी होती हैं कि जिनका पूरा मुहाना थोड़ा सा बंद रहता है, ऐसे, अब ऐसे ही रहता है। तो ये क्या होता है कि ऐसे रहता है, मतलब यहाँ थोड़ा सा खुला रहता है, और जब पानी अंदर जाता है तो ये पूरा पानी यहाँ पूरा भर जाता है, और जो गाद या फिर कचड़ा जो अंदर जाता है उसकी वजह से मुहाना बंद हो जाता है। आप ऐसे कर सकते हो। देखो ध्यान से, फिर से मैं बना रहा हूँ, लैगून झीलें कैसे बनती हैं। ये ऐसे, अब यहाँ से पानी अंदर जाएगा, ढेर सारा कचड़ा अंदर जाएगा, फिर ये लॉक हो जाता है, तो एक प्रकार से झील ऐसी संरचना बन जाती है। तो ऐसी ही झील है उड़ीसा की जो चिल्का झील है, भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है। जानते रहेगा, आपको देखो बॉर्डर के पास मिला होगा, पुरी के जस्ट पास आपको देखो मिला होगा, मिल गया। अब वापस फिर से भुवनेश्वर चलिए, भुवनेश्वर वापस चलिए, वहीं से कुछ चीज़ें मैपिंग करना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत सारा यहाँ जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। भुवनेश्वर के ऊपर आपको मिलेगा कटक, मिला कटक, गोला कर लीजिएगा, जो जो चीज़ बता रहा हूँ सब गोला कर लीजिएगा। कटक उड़ीसा में ही है, एक प्रकार से जिला है वो। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी यहीं हुआ था। जानते रहिएगा, कटक उड़ीसा में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कटक से होकर कौन सी नदी गई है? आप देखो पीछे से, मतलब कटक में एक नदी बड़ी सी गई, हरा हरा दिख रहा है, नीला नीला, पीछे से देखिए कौन सी नदी आई हुई है, कटक से होकर गई है महानदी। और कटक के पास से ब्राह्मणी नदी भी गुजरती है। आप कटक के ऊपर देखो, ब्राह्मणी नदी भी एक आ रही है, और इधर से बाएं तरफ से देखोगे तो आपको महानदी आ रही है। तो जानते रहिएगा, कटक के पास से महानदी गई हुई है, और जाकर कहाँ गिरेगी? ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अच्छा ठीक है, अब आप भुवनेश्वर वापस आइए। भुवनेश्वर से आप दाहिने तरफ चलिए तो आपको मिलेगा जगत सिंहपुर। जगत सिंहपुर के थोड़ा और बगल में चलिएगा तो आपको मिलेगा पारादीप। पारादीप मिला, जगत सिंहपुर जिला है उड़ीसा का, उसी के बगल में आपको पारादीप मिलेगा। पारादीप उड़ीसा में है, तो जानते हो आप पारादीप क्या है? पारादीप याद हो अगर आप तो बताइए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, पारादीप क्यों मशहूर है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कम से कम पता चले कुछ जानते हैं कि नहीं। नहीं जानते तो खोज के बताइए कि पारादीप क्यों मशहूर है। छोड़ता मैं इसको, आगे चल रहा हूँ। पारादीप के आप ऊपर देखो, आपको भीतरकनिका मिलेगा। भीतरकनिका को गोला कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका एक जीव अभ्यारण्य है, बोल सकते हो आप, और मगरमच्छ पालन के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर मगरमच्छ का पालन किया जाता है। गोला करिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा। भीतरकनिका वाला क्षेत्र यहाँ मिल जाएगा, और ये मगरमच्छ पालन के लिए बहुत मशहूर है। उड़ीसा में यहाँ मगरमच्छ पालन होता है।
ठीक। एक जगह और भी मगरमच्छ पालन होता है, आप देखो, जैसे भीतरकनिका कटक से दाहिने पड़ता है, तो कटक से बाएं देखो आपको एक जगह टिकरापाड़ा मिलेगा। कटक से बाएं देखो, जैसे कटक स्थान पे आओ, वहाँ से दाहिने देखो तब भीतरकनिका मिलेगा। जितनी दूर पे भीतरकनिका है उतनी दूर पे आप कटक से बाएं देखो तो आपको टिकरापाड़ा मिलेगा। उसको गोला करिए। टिकरापाड़ा में भी मगरमच्छ अभ्यारण्य है, मतलब मगरमच्छ यहाँ भी पाले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, भीतरकनिका से आप ऊपर चलिए, आपको मिलेगा द्रोक। द्रोक के ऊपर आपको मिलेगा चांदीपुर और बालासोर, याद होगा, उड़ीसा का चांदीपुर और बालासोर। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना, आप जानते होंगे, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, याद रखिएगा। उड़ीसा का चांदीपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोला कर लीजिएगा। और चांदीपुर के आप बाएं देखिए, बाएं आपको वहीं मिलेगा सिमलीपाल। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, गोला कर लीजिएगा। सिमलीपाल जो आपको दिख रहा है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। और यहाँ पर मतलब कि ये टाइगर रिजर्व है, और ये सिमलीपाल में ही है, मतलब वहीं पर है मयूरभंज। मयूरभंज कोयले के उत्पादन के लिए और लौह अयस्क उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है, नाम नहीं दिया इसमें मयूरभंज, लेकिन जानते रहेगा। और उसी के बगल में आपको केंदुझारगढ़ मिल रहा होगा। केंदुझारगढ़ को अंडरलाइन कर लीजिए, गोला कर लीजिएगा, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आप वापस आइए, भुवनेश्वर वापस आइए, नहीं तो खो जाएंगे। भुवनेश्वर वापस आइए, उसके बाद चिल्का की झील के पास आइए। चिल्का झील से फिर आप छतरपुर आइए। छतरपुर आए, छतरपुर के ऊपर देखो एक नदी है, रोशीकुल्या नदी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है रोशीकुल्या नदी किस राज्य में बहती है, तो ये उड़ीसा में बहती है। छतरपुर के पास से बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाएगी, याद रखना। मैं इसको रोशीकुल्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रोशीकुल्या के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ध्यान से देखिए आप। और 2-3 दिन पहले तो आपको एक करंट लिखवाया गया था उससे संबंधित। देखिए कौन सा छोटा सा लिखा है, कलिंगा। कलिंगा स्टेडियम आपको बताया गया था ना, अभी वहाँ पर फुटबॉल का एक विश्व कप हुआ था जिसे अर्जेंटीना ने जीता था। और वहाँ पर हॉकी विश्व कप होते हैं, वहाँ पर जूडो कराटे वाले विश्व कप होते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। कलिंगा बहुत मशहूर है, और उड़ीसा का प्राचीन नाम भी कलिंगा है। बहुत प्राचीन नाम कलिंग था, कलिंग नरेश खारवेल यहीं से थे, और उसके बाद इसका नाम उत्कल पड़ा, अब इसका नाम उड़ीसा है। पहले ओडिशा था, उड़ीसा था पहले, अब ओडिशा हो गया है। ओडिशा अब हुआ है, पहले उड़ीसा था। तो कलिंगा मिला आपको, अंडरलाइन गोला कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कलिंगा स्टेडियम वहाँ पर है, जानते होंगे आप। उसके बाद अब आप कलिंगा से थोड़ा सा बाएं देखिए तो आपको मिलेगा कारलापट, एक हिरण छपा हुआ है। तो कारलापट वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर, तो गोला कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कारलापट। और इधर और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कोरापुट मिलेगा। कोरापुट, कारलापट के नीचे देखिए थोड़ा सा कोरापुट मिलेगा, गोला कर लीजिएगा। कोरापुट में जो है एक जगन्नाथ मंदिर है, वो पुरी वाले नहीं, एक और जगन्नाथ मंदिर है। पुरी वाले जगन्नाथ मंदिर में बहुत खास खास लोगों को प्रवेश होता है, निम्न जातियों को जल्दी प्रवेश नहीं देते। लेकिन ये जो कोरापुट में जो जगन्नाथ मंदिर है ये सभी के लिए खुला है, हर कोई इसमें आ जा सकता है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। और इधर कुछ विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर आप जाएंगे तो जो कारलापट था उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको एक इंदिरा और तेल नदियाँ मिल रही हैं, तेल नदी, इंदिरा नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप ये टिकरापाड़ा आप वापस चलिए जहाँ पर है मगरमच्छ अभ्यारण्य, उसके ऊपर आपको मिलेगा संबलपुर। उड़ीसा जहाँ लिखा गया है उसके ऊपर देखो संबलपुर। संबलपुर के बगल में ही है हीराकुंड बांध, हीराकुंड जलाशय। कल शायद इसके बारे में चर्चा किए थे छत्तीसगढ़ जब हम बता रहे थे आपको। तो आपको मिलेगा हीराकुंड बांध, किस नदी पर है, महानदी पर है। महानदी के पानी को रोककर हीराकुंड बांध बनाया गया है, उड़ीसा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर वहाँ से महानदी आती है सोनपुर, सोनपुर से बौद्ध, बौद्ध से टिकरापाड़ा, टिकरापाड़ा से होते हुए कटक से होते हुए जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली नदी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कल हमने इसको छत्तीसगढ़ में पढ़ा था,
आज यहाँ भी पढ़ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से होकर आती है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था क्योंकि पहले महानदी से उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, कई गांव डूब जाते थे, बहुत नुकसान होता था, इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। ऐसे ही जो दामोदर नदी, अब पश्चिम बंगाल अभी नहीं आपको बताया गया है, आप देखोगे पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी बहती थी, जब आपको मैपिंग कराई जाएगी तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। ऐसे ही बिहार में कोसी नदी थी, उसको बिहार का शोक कहा जाता था, जिससे नुकसान होता था शोक बोलते थे। ठीक, अच्छा ठीक है। आप जहाँ हीराकुंड बांध है उसके ऊपर देखो, आप लिखा है झारसुगुडा, उसके ऊपर आप देखो सुंदरगढ़ लिखा गया है, मिला? सुंदरगढ़ मिला होगा। सुंदरगढ़ को आप गोला करिए। सुंदरगढ़ जो है वो मशहूर है लौह अयस्क के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सुंदरगढ़ आपको ऊपर मिलेगा वो लौह अयस्क के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। उसके बगल में आप आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान है राउरकेला, मिला? वहीं एक जलाशय है, जलाशय का नाम है मंदिरा जलाशय, मिला? मंदिरा जलाशय राउरकेला में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये राउरकेला को अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे उड़ीसा का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी मतलब यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं, और यहाँ पर स्टील के तो बड़े बड़े प्लांट लगाए गए, स्टील के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल यहाँ पर भी है। तो जानते रहिएगा, राउरकेला को उड़ीसा का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। यहाँ पर स्टील के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। इसी के बगल से ब्राह्मणी नदी निकली है, दिख रहा है आपको, नीचे जाएगी, ये बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी ब्राह्मणी नदी। अच्छा ठीक है, इधर आएंगे तो आपको सिमलीपाल हमने बता दिया है, बापिरदा बता दिया है, बालासोर बता दिया है, कटक हो गया है, केंद्रापाड़ा, पारादीप। पारादीप के बारे में आपको, पारादीप के बारे में जो भी जानकारी आप इकट्ठा करोगे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या है पारादीप, क्यों मशहूर है, आपको बताना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और इधर तो कुछ नहीं है, हो गया। इधर जो मोटा मोटा शहर था हमने आपको करवा दिया है। थोड़ा सा हम इसका प्राकृतिक मैपिंग कर लेते हैं, तो आप पृष्ठ 18 पे चलिए, पृष्ठ 18 पे चलिए, थोड़ा प्राकृतिक मैपिंग कर लेते हैं। चलिए प्राकृतिक मैपिंग करते हैं। सबसे नीचे जहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को नहीं देखना है। उसके बाद बगल छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को नहीं देखना है, याद है क्योंकि हमने उसको कर रखा है, आंध्र प्रदेश आगे करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर आप जाओगे तो आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, उसको नहीं देखना है। और बगल में जाओगे तो आपको झारखंड मिलेगा, उसको नहीं देखना है। उड़ीसा वाला जो क्षेत्र आप मैप में देख लोगे, उतना ही क्षेत्र वहाँ पर प्राकृतिक में कवर करना, जो पृष्ठ 18 पे दे रखा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले आप देखो चिल्का झील। चिल्का झील से शुरू करेंगे, जहाँ भुवनेश्वर लिखा गया वहीं से शुरू करते हैं। तो भुवनेश्वर के ऊपर आप देखो कटक लिखा गया है, कटक के पास से ही महानदी डेल्टा बनाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महानदी के मुहाने पर है कटक, और कटक के पास ही महानदी डेल्टा बनाना शुरू करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कटक के पास ही एक पहाड़ी है, अस्सिया की पहाड़ियाँ। अस्सिया की पहाड़ियाँ उड़ीसा में कटक के पास है। तो आप राज्य याद रखिए, जिला ना भी याद रहेगा चलेगा, गोला कर लीजिए अस्सिया की पहाड़ियाँ। अच्छा ठीक है, अस्सिया के पर्वत की पहाड़ियों के बगल में ही आपको मिलेगा टिकरापाड़ा। टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणियाँ मिला, इधर के क्षेत्र में मिलेगा टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणियाँ, गोला करिए। उसी के बगल से महानदी आई हुई है, ठीक है। अब टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी के आपको सामने देखें बाएं तरफ आपको मिलेगा नयागढ़ पहाड़ियाँ, इधर मिलेगा नयागढ़ पहाड़ियाँ, मिला? आपको ऐसे मिलेगा नयागढ़ पहाड़ियाँ, इधर मिलेगा टिकरापाड़ा। टिकरापाड़ा में ही तो मिला था आपको ना मगरमच्छ अभ्यारण्य, ठीक है। अब आप ये जो नयागढ़ पहाड़ियाँ हैं, नयागढ़ पहाड़ियाँ में आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा सिंगराजू, एक पर्वत चोटी, त्रिभुज बना है ब्लैक कलर का, देखो तो सिंगराजू पर्वत चोटी, उसके नीचे है महेंद्रगिरी पर्वत चोटी, दिखा? ये उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, नहीं महेंद्रगिरी नहीं, सिंगराज इस क्षेत्र का, मतलब नयागढ़ पहाड़ी श्रेणी का ये है। लेकिन महेंद्रगिरी काफ़ी मशहूर है, इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, गोला कर लीजिएगा महेंद्रगिरी पे, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, महेंद्रगिरी से आप बाएं तरफ देखें थोड़ा दूर पे, ये जो पूर्वी सिरकार्स पर्वत लिखा गया बड़ा सा, तो इसी में आप देखो तो आपको मिलेगा नीमगिरी। नीमगिरी दिखा? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीमगिरी, उसको गोला कर लीजिएगा। उसकी सबसे, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है 1515 मीटर, मतलब ये जो क्षेत्र बना हुआ है पूर्वी सिरकार्स पर्वत श्रेणी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसी के नीचे आपको मिलेगा देवोढ़ी मुंडा पर्वत श्रेणी, 1598 मीटर,
उसके नीचे आपको मिलेगा मच्छा कुंड जलाशय, गोला कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। उसके नीचे आपको मिलेगा जालापुट जलाशय, मच्छा कुंड, जालापुट, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जहाँ नीमगिरी लिखा था, न ना पाए तो आप वीडियो रोक कर पहले ढूंढ लें तब आगे बढ़ें। नीमगिरी के बगल से देखो एकदम नसों जैसी, छोटी छोटी नसें जैसे हैं, ऐसी संरचना में बहुत सारी नदियाँ गई हुई हैं उसमें, जैसे एक इंदिरा नदी, तेल नदी, रौल नदी, तेल नदी, शुक्ल तेल नदी, ओंग नदी, दिख रहा है ना, सबको गोला कर लीजिएगा, जोंक नदी। ये तमाम नदियाँ जाकर मिलती हैं किसमें, सब मिलती हैं महानदी में, और महानदी का एक बड़ा रूप सामने आता है, वही आगे जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। और महानदी पे तो हमने आपको दिखा दिया था हीराकुंड जलाशय। चलिए इधर कुछ नहीं बताना है। और हमने आपको दिखाया था ब्राह्मणी नदी, संबलपुर की आप दाहिने देखो आपको ब्राह्मणी नदी मिलेगा, और एक मिला, और उसके ऊपर मिलेगा गढ़जात की पहाड़ियाँ, टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी, अस्सी की पहाड़ियाँ, गढ़जात की पहाड़ियाँ, ये सब उड़ीसा में मिल जाएंगी आपको, तो अंडरलाइन कर लेना। और गढ़जात की पहाड़ियों के नीचे ही ब्राह्मणी नदी जा रही है, देख रहे हो आप, ब्राह्मणी नदी जाके अस्सी की पहाड़ियों के बगल से जाएगी और गिर जाएगी बंगाल खाड़ी में। और ब्राह्मणी की जो पर्वत है, सॉरी, ब्राह्मणी जो नदी है उसके बगल में एक नदी और है, बेतरा रानी नदी, बेतरानी नदी, मिला, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा वैतरणी नदी, देखिए आप नहीं पाओगे, ब्राह्मणी नदी के बगल आप नीचे आओगे तो उड़ीसा लिखा गया है, उड़ीसा के नीचे आपको मिलेगा मलयागिरी, एक पर्वत चोटी है मलयागिरी, गोला कर लीजिएगा इस पे, 80 की पहाड़ियों के ऊपर देखिए मलयागिरी। और मलयागिरी के बगल से एक नदी गई वैतरणी नदी, ये भी जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी, दिखा वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के ऊपर आपको देख मिलेगा मेघसानी पर्वत चोटी, मिला, गोला कर लीजिएगा इस पर भी। और उसी के ऊपर आप जाओगे तो बूढ़ी बलांगे है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर आपको स्वर्णरेखा नदी मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी देखो ऊपर झारखंड के क्षेत्र से आई है, उड़ीसा से होते हुए ये जाएगी बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी। उसके बाद भी बहुत सारी नदियाँ, हल्दिया है, कसई है, रा राड़ का मैदान है, लेकिन वो आएगा किस में, पश्चिम बंगाल में, तो उसको हम तब करेंगे जब पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे। यहाँ पर इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये 2-3 पर्वत चोटियाँ इंपॉर्टेंट थी, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दिया। और एक आप याद रखिएगा, हीराकुंड के ऊपर आपको मंदिरा जलाशय मिला था, इसमें भी बताए थे, उसमें भी देख लीजिए, हीराकुंड के ऊपर आपको मंदिरा जलाशय मिलेगा, वहीं पर राउरकेला था ना, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, राउरकेला को उड़ीसा का औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभी तो रह गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, तो जब बंगाल को करेंगे तो उसको वहाँ कवर करेंगे। यहाँ पर मोटे मोटे पहाड़ियाँ, मोटे मोटे नदियों के नाम आप जानते रहेगा। और इधर भी जान गए कि भुवनेश्वर एकदम तटीय क्षेत्र में है, वहीं पर पुरी भी है, वहीं पर जगन्नाथ भी बहुत बारी पूछा जाता है ना ये मंदिर कहाँ पर है, तो ये सब चीज़ें जानते रहेगा। तो इस वीडियो में हमने उड़ीसा को अच्छे से कवर किया है, कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपको आंसर देना है, भूलिएगा मत। वो क्वेश्चन है कि जो पारादीप है क्यों मशहूर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।